brought to you by Hire and ITIL. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. 15 अगस्त 1947 इस दिन दुनिया को 2 नए मुल्क मिले और इन 2 नए मुल्कों के साथ ही मिला बंटवारे का जख्म भी। सब कुछ बट गया, इंसान से लेकर सामान तक। फौज बटी, ख़जाना बटा और बटे हाथी घोड़े भी। लेकिन एक ऐसी चीज़ भी थी जिसे बांटना मुमकिन नहीं था, वो थी नोट करेंसी की प्रिंटिंग प्रेस। जब सब कुछ बट ही गया तो पाकिस्तान ने इस प्रिंटिंग प्रेस के बंटवारे की भी मांग रखी, लेकिन ये प्रैक्टिकल तो था नहीं। प्रेस एक थी और मुल्क 2, लिहाजा पाकिस्तान के गठन के चंद सालों तक पाकिस्तान को मजबूरन भारत की करेंसी इस्तेमाल करनी पड़ी जो यहाँ प्रिंट होती थी। कैसे हुआ ये सब जानेंगे कहानी आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। बंटवारे से पहले तक करेंसी नोट भारत के नासिक प्रेस में छपती थी। अंग्रेज ये प्रेस 1924 में भारत लाए। इसके बाद 1928 में पहली बार भारत में 5 रुपए के करेंसी नोट की छपाई हुई। इसके बाद यहाँ 10,000 तक के नोट छापे गए। उसके बाद भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और इस प्रिंटिंग प्रेस को भी बांटने की नौबत आई। पाकिस्तान ने मांग रखी। पाकिस्तान के सामने समस्या ये थी, ये भी जेन्युइन समस्या थी कि वो एक नया मुल्क बनने जा रहा था। ऐसे में देश चलाने के लिए उसे अपनी करेंसी तो चाहिए ही थी। यही समस्या लेकिन हिंदुस्तान की भी थी, उतनी ही जेन्युइन। भारत पाकिस्तान के नेताओं की लंबी बहस के बाद भारत ने पाकिस्तान के सामने 3 ऑप्शंस रखे। पहला, पाकिस्तान सरकार किसी दूसरी प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस से अपनी करेंसी प्रिंट करवा ले। दूसरा ऑप्शन है कि 15 अगस्त यानी बंटवारे के बाद से पाकिस्तान अपनी व्यवस्था खुद कर ले, आप अपना कुछ प्रेस लगाइए। और तीसरा ऑप्शन ये कि नासिक प्रेस से ही प्रिंटिंग जारी रखी जाए पाकिस्तान के लिए भी। एक नए मुल्क पाकिस्तान के लिए पहले 2 विकल्प चुनना मुश्किल था, नई प्रेस कहाँ से लेके आते, इसलिए उसे तीसरे विकल्प के लिए राजी होना पड़ा। पाकिस्तान की तरफ से एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने नासिक प्रिंटिंग प्रेस का निरीक्षण किया और भारत के सामने ये शर्त रखी कि पाकिस्तान सरकार का एक अधिकारी नोट छापने के पूरे प्रोसेस पर नज़र रखेगा, जिससे किसी भी तरह के हेरफेर की गुंजाइश न बचे। लेकिन भारत के सामने ये समस्या थी कि बंटवारे के बाद किसी दूसरे देश का आदमी नोट प्रिंटिंग प्रेस जैसी गोपनीय जगह पर कैसे रह सकता था। खैर, कमेटी ने आज़ादी के लगभग 26 दिन पहले यानी 19 जुलाई 1947 को अपनी रिपोर्ट वित्त आयोग के सामने पेश की और उस पाकिस्तान के अधिकारी को अपने यहाँ यानी नासिक की प्रिंटिंग प्रेस में रहने की इजाज़त भी मिल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि समस्या का हल मिल गया, लेकिन असल समस्या तो अब शुरू हुई थी। पाकिस्तान को नासिक प्रिंटिंग प्रेस से नोट छापने की इजाज़त मिली, लेकिन समस्या सिर्फ नोट छापने भर की नहीं थी। एक समस्या नोट डिज़ाइन की भी थी। नासिक प्रिंटिंग प्रेस में नए नोट डिज़ाइन करने के लिए कम से कम 1.5 साल का समय लगता था, उसकी पूरी प्रिंटिंग तक आने में आपको। और पाकिस्तान के पास इतना वक्त तो था नहीं। ऐसे में यह तय हुआ कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए नोट जारी करेगा। शुरुआत में तो पाकिस्तान ने आनाकानी की, लेकिन कोई दूसरा विकल्प न होते हुए इसे मंजूर उसे करना ही पड़ा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के म्यूजियम में पाकिस्तान की पहली करेंसी के तौर पर 10 रुपए और 100 रुपए की तस्वीर दिखाई गई है। साथ में लिखा गया है, 1947 में भारत के बंटवारे के समय भारतीय रिजर्व बैंक अविभाजित भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में काम कर रहा था। चूंकि विभाजन के तुरंत बाद पाकिस्तान में अलग केंद्रीय बैंक स्थापित करना संभव नहीं था, इसलिए पाकिस्तान में मुद्रा चलाने के लिए आपातकालीन व्यवस्था कर दी गई। बंटवारे से पूर्व के भारत के गवर्नर जनरल ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मौद्रिक प्रणाली और रिजर्व बैंक आदेश 1947 जारी किया। इस आदेश के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को 30 सितंबर 1948 तक भारत और पाकिस्तान के लिए मुद्रा जारी करनी थी, दोनों मुल्कों के लिए। आज़ादी के बाद एक समझौता हिंदुस्तानी हुकूमत को भी करना पड़ा। वो ये कि आज़ादी से पहले भारत में चलने वाला करेंसी नोट इंग्लैंड के राजा की तस्वीर जिस पर होती थी, उन्हीं नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता भी था। चूँकि इतनी जल्द नए नोट डिज़ाइन नहीं किए जा सकते थे, इसलिए कुछ समय तक राजा की तस्वीर के ये नोट भारत में भी चलते रहे, लेकिन इस पर आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर सीडी देशमुख के सिग्नेचर आने लगे। पाकिस्तान के लिए यह समझौता बड़ा था। एक तो नोट पर बड़े अक्षरों में लिखा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा एक भारतीय गवर्नर के सिग्नेचर भी थे, आरबीआई वाले गवर्नर। पाकिस्तानी हुकूमत ने समझौते के इस गम को कम करने के लिए नोटों के सफ़ेद हिस्सों पर अंग्रेज़ी में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और नीचे उर्दू में हुकूमत पाकिस्तान छपवाना शुरू किया। इससे ये पता चलता था कि यह करेंसी पाकिस्तान की है।
पाकिस्तान के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली खेप 1 अप्रैल 1948 को जारी की और कई सालों तक यह करेंसी पाकिस्तान में चलती रही। पाकिस्तानी सरकार के हवाले से जो जानकारी मिलती है मीडिया में, उससे पता चलता है कि ये जो चेंजेस थे, हुकूमत पाकिस्तान जो लिखा जाता था वो प्रिंटिंग प्लेट्स पर ही किए गए थे, ओवर प्रिंट नहीं थे, मतलब उनको प्रिंट करने के बाद दोबारा प्रिंट नहीं किया गया था। इसी करेंसी के सहारे पाकिस्तान की सरकार और लोगों की रोजी रोटी चली। कुछ दिन पाकिस्तानी नागरिक इन्हीं भारतीय नोटों से ख़रीदारी और लेन देन किया करते। आज़ादी के लगभग 2 सालों बाद सन 1949 में पाकिस्तान ने अपनी करेंसी अपने देश में छापना शुरू किया। एक ही दिन आज़ाद हुए 2 मुल्कों की करेंसी की कीमत एक बराबर आज नहीं है। हिंदुस्तानी रुपए की तुलना में पाकिस्तानी रुपए की कीमत बहुत कमज़ोर है। क्या कारण है इसका, एक बार इस पे भी नज़र डालते हैं। पाकिस्तानी रुपए को शुरू में ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से जोड़ा गया। 1949 में पाउंड का अवमूल्यन हुआ, यानी किसी देश की जो मुद्रा होती है उसकी कीमत कम हो जाए तो हम उसे अवमूल्यन कहते हैं। तो पाउंड का भी अवमूल्यन हुआ, उसकी कीमत कम की गई। इसकी वजह से पाकिस्तानी रुपए की कीमत भी गिर गई। 1961 में पाकिस्तानी रुपए का दशमलवीकरण यानी डेसिमलाइजेशन किया गया और 16 आने की जगह 100 पैसे यानी 1 रुपये ने जगह ली। इसके बाद 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना और 1972 में स्वतंत्र बांग्लादेश ने पाकिस्तानी रुपए के बराबर टका मुद्रा शुरू की। यहाँ भी पाकिस्तानी मुद्रा को झटका लगा, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगना बाकी था। पाकिस्तानी मुद्रा की कीमत लगातार गिर रही थी, लेकिन 1982 में ये औंधे मुँह गिर गई। 1982 तक पाकिस्तानी रुपया ब्रिटिश पाउंड से जुड़ा हुआ था। इसी साल पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल जियाउल हक की सरकार ने इसे मैनेज्ड फ्लोट में बदल दिया। मैनेज्ड फ्लोट को सरल भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी देश की मुद्रा की कीमत विदेशी मुद्रा बाजार तय करता है कि वो कितने पे ट्रेड हो रही है, इस आधार पर कि दूसरी मुद्राओं की तुलना में इस मुद्रा की खपत और मांग कितनी है। इस तरह से डॉलर ट्रेड होता है, यानी मुद्रा का मूल्य न तो पूरी तरह से मुक्त होता है, न ही पूरी तरह से स्थिर। मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम के बाद 1982, 83 और 87, 88 के बीच पाकिस्तानी रुपए का 38.5% अवमूल्यन हो गया। आप सोचिए, 100 रुपये में से 40 तो चले गए और कच्चे माल की आयात की लागत तेज़ी से बढ़ गई। इससे हुआ ये कि पाकिस्तानी वित्त पर दबाव पड़ा, उनके फाइनेंसेस पर। सदी के अंत तक आते आते पाकिस्तानी रुपया US डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता रहा। पाकिस्तानी रुपए की गिरती कीमत को रोकने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ब्याज दरें कम करनी पड़ी और मुद्रा के गिरते मूल्य को रोकने के लिए उसने अमेरिकी डॉलर खरीदे भी। वैश्विक वित्तीय संकट 2008 में जो आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके दौरान पाकिस्तानी रुपया भी दूसरे देशों के मुद्राओं की तरह ही नीचे गिरा। 2008 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इसमें 20% से ज़्यादा की गिरावट आई। ये गिरावट जारी रही और आज भी जारी है। 2018 की शुरुआत तक पाकिस्तानी रुपया धीरे धीरे गिरता रहा और 2021 के मध्य में गिरावट और बदतर हुई और 21 और 2023 के बीच पाकिस्तानी रुपये का मूल्य लगभग आधा हो गया। इसका मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता, विनाशकारी बाढ़ और लिया गया कर्ज बताया गया। आपके मन में एक सवाल और होगा कि भारत की तुलना में पाकिस्तानी रुपए की कीमत कितनी है। इस सवाल का जवाब वैसे दिन के साथ बदलता है। हम 16 अक्टूबर 2024 के हिसाब से बता रहे हैं। पाकिस्तान की तुलना में भारत का रुपया काफ़ी मजबूत है। आज भारत का 1 रुपया पाकिस्तान के 3 रुपये 30 पैसे के बराबर है। कीमत गड़बड़ भी सकती है। फिलहाल ये वीडियो अपलोड करते समय तो इतनी ही थी। खैर, एक मज़ेदार बात यह भी है कि पाकिस्तान में 5000 का नोट भी चलता है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार वहाँ 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 75 रुपये, ये नया है, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये और 5000 रुपये के नोट चलन में है। भारत की तरह पाकिस्तान के नोटों पर भी अलग अलग ऐतिहासिक स्थलों की तस्वीरें हैं। उकेरा गया है, उन्हें ड्रॉ किया गया है। जैसे 10 रुपये के नोट पर पेशावर का खैबर पास, 20 रुपये के नोट पर मोहनजोदड़ो, 50 रुपये के नोट पर कारोकराम पीक की तस्वीर है और 5000 के नोट पर इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद की तस्वीर है। इसी नोट पर, नोटों का जो एपिसोड था उसके इस नोट पर हम तारीख के इस एपिसोड को कंक्लूड कर रहे हैं। इससे हमारे साथी अर्पित ने लिखा, उनकी मदद कमल ने भी की है। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है जतिन ने। तारीख के अगले एपिसोड को अगर आप देखना चाहते हैं तो दी ललन टॉप के साथ बने रहिए। शुक्रिया।